हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग को देखें अगर तो हम लोग को एनसीईआरटी का प्रॉब्लम देखना है। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम हम लोगों को देखना है। तो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में अगर देखा जाए तो 10.1, 10.2 और 10.3 ये नोमेनक्लेचर का प्रॉब्लम था जो कि हम लोग पहले करवा चुके हैं आपको। जिस समय मैंने आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया था उस समय मैं आपको 10.1, 10.2 और 10.3 करवा चुका हूँ। ठीक है। अब इसके बाद आपका 10.4 नंबर क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 10.4 नंबर क्वेश्चन में आपका है कि निम्नलिखित में किसका द्विध्रुवीय आघूर्ण सर्वाधिक होगा। ठीक है। 10.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये आपका। तो निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा। हम बता चुके हैं द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट। तो किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा तो हम बता चुके हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल की सिमेट्रिसिटी बढ़ती है वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट का मान घटता जाता है। ठीक है। यहां से मैं बता चुका हूं आपको। अगर इसका आंसर हम लोग लिखें तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे 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 किसी भी अणु की जैसे जैसे किसी भी अणु की संमितता संमितता जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिसिटी। ध्यान रखना है। जैसे जैसे किसी भी अणु की संमितता बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान उसके द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण का मान द्विध्रुव आघूर्ण का मान घटता जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे किसी भी अणु की संमितता बढ़ती जाएगी उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा घटता जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों का संमितता बढ़ने का मतलब क्या होता है। तो ये भी हम पहले पढ़ा चुके हैं। संमितता का मतलब होता है कि एक कार्बन पर अगर सभी परमाणु समान हो जाए एक कार्बन पर अगर सभी परमाणु समान हो जाए तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड सम्मित ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाता है सम्मित ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। ध्यान रखना अगर एक कार्बन पर सभी आइटम सेम हो जाए तो वो सम्मित होगा। ठीक है। जैसे जैसे उस पर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स आएंगे उसकी संमितता घटती जाएगी। ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग देखें अगर तो यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल दिया हुआ है CH2Cl2। पहला एग्जांपल आपको यहाँ दिया हुआ है CH2Cl2। तो एक कार्बन है दो हाइड्रोजन है और दो क्लोरीन है। देखो यहाँ पर एक कार्बन है और एक कार्बन पर आपके पास दो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन और एक दो हाइड्रोजन और इस पर आपका दो क्लोरीन है CH2Cl2। ये इसको हम लिख दिए। दूसरा को देखो तो एक कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन है और देखो कि उस पर क्लोरीन कितने हैं तो तीन है। इस पर क्लोरीन आपके हो गए तीन। जो ये वाला है इसमें एक कार्बन पर आपको चार क्लोरीन है एक क्लोरीन दो क्लोरीन तीन क्लोरीन और एक चार क्लोरीन। तो चार क्लोरीन यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनको एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है इसमें केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित सभी परमाणु क्या है समान है। केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित सभी परमाणु समान है तो इसकी सिमेट्रिसिटी सबसे ज्यादा है इसकी सम्मितता सबसे ज्यादा है। नहीं तो हम लोग इसको लिखेंगे कि ये मैक्सिमम सिमेट्रिक है मैक्सिमम सिमेट्रिक है। ध्यान रखना है यानी अधिकतम सम्मित है। अगर हिंदी में बोलें तो ये क्या है भाई अधिकतम सम्मित।
ध्यान रखना है। तो ये मैक्सिमम सिमेट्रिक है। और अगर हम लोग इसको देखें तो इसकी सिमेट्रिसिटी सबसे कम है, ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग देखें अगर, तो इसकी सिमेट्रिसिटी सबसे ज़्यादा है, इसकी सिमेट्रिसिटी सबसे कम है। तो हम लोग बता चुके हैं कि जैसे जैसे किसी भी अणु की सममितता बढ़ती जाती है, उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान घटता जाता है। नहीं तो अगर ये अधिकतम सममित है तो इसके डाइपोल मोमेंट का मान सबसे कम होगा, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान सबसे कम होगा, ध्यान रखना है। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण सबसे कम होगा, ये ध्यान रखना होगा। ठीक, अब यहां पर देखा जाए तो इसकी सिमेट्रिसिटी सबसे कम है, ध्यान रखना है, मिनिमम सिमेट्रिक, ये आपका मिनिमम सिमेट्रिक है। तो अगर ये आपका मिनिमम सिमेट्रिक है तो इसके डाइपोल मोमेंट का मान जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। नहीं, इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है सब अधिकतम होगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम होगा। तो वही हम लोग का सवाल था कि निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा, किसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो सर्वाधिक होगा। तो हम लोग क्या ध्यान रखना है कि जिसका सिमेट्रिसिटी सबसे कम होगा भाई, जिसका सिमेट्रिसिटी सबसे कम होगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होगा, उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो इसका सिमेट्रिसिटी सबसे कम है तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान सबसे ज्यादा होगा, इसका उससे कम होगा और इसका सबसे कम होगा। नहीं, अगर हम लोग इसको कंपेयर करते तो वैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए। ये पहला जो होगा वही हमारा आंसर होगा। ऐसे क्रमबद्ध करने के लिए कहता तो सबसे ज्यादा होता फर्स्ट का, तब होता सेकंड का, और सबसे कम किसका होता, थर्ड का। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, सबसे कम आपका थर्ड का होगा द्विध्रुव आघूर्ण का मान। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानिएगा क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में ये पूछ भी चुका है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से आप देख लीजिए, इसका आंसर आप समझ जाइए, कहीं दिक्कत होगा तो डिस्कस कीजिएगा, ऐसे मैंने ढंग से समझा दिया है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखा जाए तो 10.5 नंबर क्वेश्चन आता है। अब 10.5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से हम पढ़ते हैं। 10.5 नंबर क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि एक हाइड्रोकार्बन C5H10, एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है C5H10, ठीक है, अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है C5H10, ठीक है। अब ये अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। हाइड्रोकार्बन की संरचना क्या है। नहीं, यानी इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है, C5H10 का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। देखिए तो हम लोग इसका आंसर बनाना चाहते हैं, समझिए। एक हाइड्रोकार्बन है C5H10, एक हाइड्रोकार्बन है आपका C5H10, ये आपका हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। इसी का रिएक्शन आपको क्लोरीन से करना है, Cl2 के साथ करना है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग क्लोरीन के साथ करते हैं तो ये कह रहा है क्या कि अगर इसका रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ कीजिएगा भाई, ठीक है, तो क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन अगर आप अंधेरे में करते हैं, यानी कि डार्क में, अंधेरा का मतलब क्या होता है भाई, डार्क, अगर डार्क में करते हैं तो इनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, इनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, अंधेरा में कीजिएगा तो। ठीक, फिर सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है ये, उसको पढ़िए। तो सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि परंतु, यहां से पढ़िए, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। सोचो, यानी अगर इस C5H10 का अभिक्रिया हम लोग Cl2 के साथ करते हैं, ठीक है, Cl2 के साथ अगर करते हैं, और अगर ये अभिक्रिया आपको हम लोग क्या कर रहे हैं, सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट,
सनलाइट की उपस्थिति में अगर कराएं C5H10 का अभिक्रिया अगर Cl2 के साथ करवाएं सनलाइट की उपस्थिति में, तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, तो C5H9Cl प्रोडक्ट बनेगा C5H9Cl, ध्यान रखना है। ठीक, और ये ध्यान रखना है, यहाँ लिखा हुआ है कि सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक, यहाँ ध्यान रखना है, केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक, ठीक है, केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक यानी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो सोचते हैं सूर्य का प्रकाश सनलाइट, तो सनलाइट का मतलब होता है, हम लोग पढ़ाए थे, लाइट एनर्जी। यह आपका क्या है, लाइट एनर्जी, यानी यह अभिक्रिया जो है प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो आप याद कीजिए, अगर आप ढंग से रिवीजन किए होंगे तो आपको पता होगा कि अल्केन का रिएक्शन हैलोजन के साथ कराते थे, अल्केन का रिएक्शन अगर हैलोजन के साथ कराते थे प्रकाश की उपस्थिति में, तो हम लोगों का हैलो एल्केन बनता था। फिर से सुनिए, एल्केन का रिएक्शन हम लोग एल्केन का रिएक्शन अगर हैलोजन के साथ कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता था, हैलो एल्केन बनता था। अब कितना हैलो एल्केन बनेगा ये डिपेंड करता था टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पर, कितना हैलो एल्केन बनेगा ये डिपेंड करता था टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पर, यानी अल्केन में जितना हाइड्रोजन का प्रकार होता है, अल्केन में जितना हाइड्रोजन का प्रकार होता है उतना ही आपको प्रोडक्ट, उतना ही हैलो एल्केन प्रोडक्ट के रूप में आपका बनेगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ इस फॉर्मूला से आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना है, इस फॉर्मूला से आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना है। तो निश्चित रूप से इस फॉर्मूला का आपको ऐसा स्ट्रक्चर लिखना है, इस फॉर्मूला का ऐसा स्ट्रक्चर लिखना है कि इस फॉर्मूला में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन सिर्फ क्या हो, एक हो। हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इस फॉर्मूला का ये जो फॉर्मूला है ऊपर ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला का ऐसा स्ट्रक्चर लिखना है, ऐसा संरचना, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भाई, संरचना, ऐसा संरचना लिखना है, ऐसा संरचना लिखना है, ध्यान रखना है कि इसमें, ध्यान रखना है C5H10 इस फॉर्मूला का ऐसा संरचना लिखना है जिसमें, इसमें नहीं, जिसमें सिर्फ एक प्रकार का, जिसमें सिर्फ एक प्रकार का हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो इस फॉर्मूला का ऐसा संरचना लिखना है जिसमें सिर्फ एक प्रकार का हाइड्रोजन उपस्थित हो। ठीक है, तो C5H10 का ऐसा स्ट्रक्चर लिखो जिसमें सिर्फ एक प्रकार के हाइड्रोजन उपस्थित हो, ध्यान रखना है। अब ये C5H10 जो है इसको तुम ध्यान से देखोगे नहीं, तो C5H10 का ऐसा स्ट्रक्चर लिखना है जिसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो, एक हो, तभी इससे एक प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना है। नहीं तो इसको अल्केन के फॉर्म में लिखना है, ध्यान रखना है, C5H10 को अल्केन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अल्केन के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ध्यान रखना है, पहले केयर करो। अगर हम लोग यहां पर समझें, हम लोग अल्केन लिखते तो 5 कार्बन वाला अल्केन क्या होता, C5H12 होता। नहीं, ध्यान रखना है, C5H12 अगर कार्बन 5 होते हैं तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12, तभी ये आपका पेंटेन कहलाता है, तभी ये आपका पेंटेन कहलाता है। और पेंटेन जो है क्या है आपका, तो अल्केन है, अल्केन, ध्यान रखना है, ये आपका अल्केन है। अब ये C5H10 जो है, C5H10 ये भी आपका अल्केन ही है, ध्यान रखना है, क्योंकि अल्केन का ही रिएक्शन हैलोजन के साथ प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में होता है। तो ये भी अल्केने है, इसको भी हम बोल रहे हैं कि भी अल्केने है। तो ये कैसा अल्केन है भाई, अल्केन में तो 5 कार्बन के साथ हाइड्रोजन 12 गो होना चाहिए, और यहाँ 5 कार्बन के साथ हाइड्रोजन कई गो है, 10 गो है।
तो जब भी ऐसा होता है कि हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाए, नहीं कार्बन की संख्या 5 है तो हाइड्रोजन 12 होना चाहिए था, तभी वो अल्केन कहलाता। लेकिन कार्बन की संख्या 5 है और हाइड्रोजन 10 हो जाए और फिर भी ये अल्केन ही कहला रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। ये कैसा स्ट्रक्चर होगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर। दिमाग में बाबू बैठा लेना, ध्यान रखना है, ठीक है। अल्केन में हाइड्रोजन की संख्या जितनी होती है, अगर उससे कम हाइड्रोजन दे दे और कहे कि नहीं बाबू ये भी अल्केने है, ठीक है, तो हम लोग क्या करना है कि उस स्ट्रक्चर का साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग को बना देना है। नहीं तो 5 कार्बन का अगर ये भी अल्केन है तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? साइक्लिक होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका होगा, याद रखिएगा। और ये अगर अल्केन है, जितना 5 कार्बन तो 5 दूना 10 दू 12, नहीं CnH2n+2, तो जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना है, तो ये साइक्लिक नहीं होगा, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। ये आपका ओपन चेन होगा। तो ओपन चेन का मतलब होता है इसमें कार्बन 5 बेस जाते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, बाकी सब पे आप हाइड्रोजन ऐसे बैठा देते हैं। तो ये होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, ध्यान रखना है, ये होता है आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर, ध्यान रखना होगा, ठीक है। और हो गया अब साइक्लिक। तो C5H10 एक अल्केन है, नहीं लेकिन हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब ये क्या होगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। तो C5H10 का साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। तो कैसा बनेगा भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर? देखो तो ये हो जाएगा C5H10। देख लो, अगर इसमें लोग देखें तो आप देख सकते हो कार्बन, भाई थोड़ा सा देखें हम लोग, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन आ गए। अब एक कार्बन बॉन्ड कब बनाता है? 4 गो। तो ये कार्बन देखो कितना बन रहा है? एक बॉन्ड, एक दो बॉन्ड, तो इस पर 2 हाइड्रोजन होंगे, इस पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इस पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इस पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे और इस पर भी आपके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। तो गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, आपके पास 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन चेक करो। तो ये कार्बन कितना डिग्री है? 2 डिग्री। ये कार्बन भी कितना डिग्री है? 2 डिग्री। ये कार्बन भी कितना डिग्री है? 2 डिग्री। ये कार्बन भी कितना डिग्री है? 2 डिग्री। क्योंकि प्रत्येक कार्बन जो है वो, ये एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन जो है, तो सब 2 डिग्री यहाँ पर है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, इस केस में कोई पूछता है कि इस केस में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कय गो है? टाइप्स ऑफ कार्बन एक है, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी कितना होगा? एक होगा। नहीं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी इसमें कितना होगा? एक होगा। तो अगर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एक होगा तो इस अल्केन से, इस अल्केन से कय गो प्रोडक्ट बनेगा? कय गो हेलोल्केन बनेगा? तो एगो बनेगा। नहीं तो नंबर ऑफ हेलोल्केन कय गो बनेगा भाई? तो नंबर ऑफ हेलो एल्केन, नंबर ऑफ हेलो एल्केन, तो नंबर ऑफ हेलो एल्केन कय गो बनेगा भाई? तो नंबर ऑफ हेलो एल्केन 1 गो बनेगा, एक ही हेलो एल्केन बनेगा, ठीक। अब आप चाहें तो उस रिएक्शन को बना भी सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग? देखो, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में खींचते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग ले लिए, ये हो गया आपका C5H10, ये हो गया। इसी का रिएक्शन आपको करना है Cl2 के साथ, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करना है भाई? तो सनलाइट के प्रेजेंस में करना है। ये रिएक्शन आपको करना है सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा? तो आपको क्या करना था, मान लो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, नहीं इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एक है, किसी पर से भी हर एक कार्बन के पास यहाँ 2 हाइड्रोजन है। आपको करना क्या होता है? रिएक्शन याद कीजिए, एक क्लोरीन हटाइए, एक हाइड्रोजन को हटाइए, और ये जो क्लोरीन आपका बच गया, इस क्लोरीन को उठा के इस कार्बन के साथ जहाँ से हाइड्रोजन को हटाए हैं वहाँ पर लगा दीजिए। तो अगर यहाँ पर लगा दीजिएगा तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा भाई? देखिए हम प्रोडक्ट यहाँ से बना देते हैं। ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये जुड़ गया। नहीं, अब इस पर एक हाइड्रोजन है और क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन। एक हाइड्रोजन आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन को दिखाना कोई जरूरी नहीं होता है। तो ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बन जाएगा। नहीं तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, फिर से समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। लिखा गया था कि एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। C5H10 प्लस Cl2 डार्क में रिएक्शन नहीं करता है। सूर्य के तीव्र प्रकाश में केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। लेकिन C5H10 का अगर हम लोग क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्रकाश की ऊर्जा की उपस्थिति में तो ये प्रोडक्ट बनाता है, यानी रिएक्शन होता है, और वो प्रोडक्ट क्या बनाता है? C5H9Cl। ये प्रोडक्ट आपका बनता है, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि इससे सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि लिखा हुआ है केवल एक मोनोक्लोरो,
केवल एक मोनोक्लोरो, तो मोनो मतलब एक, मोनो का मतलब ये होता है एक, यानी इस कंपाउंड में सिर्फ एक जगह क्लोरीन को जोड़ सकते हैं। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताओ, इसका स्ट्रक्चर बताओ। तो हमको क्या करना था भाई, तो C5H9 C5H10 का ऐसा स्ट्रक्चर लिखना होगा जिसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एक हो। ठीक, ये बात समझ में आया। अब C5H10 का ऐसा स्ट्रक्चर लिखना है जिसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एक हो। अब दूसरा बात आता है कि प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में रिएक्शन कौन शो करता है, अल्केन की अल्कीन। तो आप पीछे पलट के देखिएगा, अल्केन शो करता है, यानी C5H10 एक अल्केन है। नहीं तो हम उसको भी समझाएं कि देखो 5 कार्बन के साथ अगर 12 हाइड्रोजन होता है तो वो अल्केन कहलाता है, लेकिन यहाँ 5 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन नहीं है, 10 ही हाइड्रोजन है। तो अगर 5 कार्बन के साथ 10 ही हाइड्रोजन है और ये भी अल्केन ही है, इसका मतलब हुआ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, साइक्लिक होगा, ये ओपन चेन में नहीं होगा। क्योंकि अगर ओपन चेन में 5 कार्बन है तो उसके साथ 12 हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन है और ये अल्केन है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या होगा, साइक्लिक होगा, कंफर्म। नहीं तो अब इसका साइक्लिक C5 का हम लोग खींच दिए, तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर खींचे तो सभी कार्बन 2 डिग्री हैं, नहीं सभी सेम टाइप के हैं, तो सभी सेम टाइप के हैं तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, एक। तो इससे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या बनेगा, एक, यानी C5H10 का यही स्ट्रक्चर हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं हम यहाँ से रिएक्शन करके भी आपको दिखा दिए कि देखो भाई ये आपका इस तरह से बना। नहीं इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन निकल गया, तो यहाँ पे प्लस में क्या बना आपका HCl, प्लस में आपका बना HCl, ये बन गया। और एक क्लोरीन जो बचा वो जहां से हाइड्रोजन हटाए हैं उस कार्बन पर जोड़ दीजिए, तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब इसमें आप गिनना चाहते हैं तो भाई 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन, इस पर भी 2 हाइड्रोजन, इस पर भी 2 हाइड्रोजन, इस पर भी 2 हाइड्रोजन, नहीं और इस पर 1 हाइड्रोजन। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, तो C5 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 9 गो और क्लोरीन 1 गो, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C5H9Cl। तो यही आपको बनाना था। नहीं तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको सब ढंग से समझाया, आप इसको ढंग से देख सकते हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो फिर हमसे पूछिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ देखिए कोई भी क्वेश्चन जब बनाया जाता है तो ये ध्यान रखिएगा कि वीडियो को जब देखिए तो एक बार देखिए, फिर नहीं समझता उसको दोबारा फिर देखिए। नहीं आप दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा तो आपको बहुत सारी बातें फिर से समझ में आती हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए देखिएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि C4H9Br सूत्र वाले यौगिक के सभी समावयवी लिखिए। C4H9Br वाले सूत्र वाले यौगिक के सभी समावयवी लिखिए। तो हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपको क्लास से बनवा चुके हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करना है हम लोग को इसमें, तो देखो तो C4H9Br लिखा हुआ है, C4H9Br, तो हम कहे थे पहले Br को इसमें से हटा दो और हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। C4 का मतलब कितना, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन किसको कहते हैं, ब्यूटेन को। 4 कार्बन किसको कहते हैं, ब्यूटेन को कहते हैं। तो यहाँ समझो अगर ब्यूटेन होता, अगर हम यहाँ पर ब्यूटेन लेते, इसका आंसर हम लोग बना रहे हैं, अगर ब्यूटेन होता भाई C4H10 होता, नहीं इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटेन, ये होता। अब ब्यूटेन जो है इसके 2 आइसोमर होते हैं, नहीं ब्यूटेन जो होता है कितने आइसोमर होते हैं, 2 आइसोमर होते हैं, देखा जाए। एक आपका होता है नॉर्मल ब्यूटेन, ध्यान रखना है, और एक आपका होता है आइसोब्यूटेन। एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन और एक होता है आइसोब्यूटेन। अब देखो आप बढ़िया से जानते हो कि हम लोग का एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन में चारों कार्बन सीधी रेखा में जुड़े होते हैं, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं फिर भी लिख रहे हैं यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये आपका नॉर्मल ब्यूटेन है जिसमें चारों कार्बन सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन में 3 कार्बन CH3 CH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपका CH3, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आइसोब्यूटेन का, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसका फॉर्मूला है C4H10, इसका फॉर्मूला भी है C4H10, इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, नहीं लेकिन ये जो हम लोग को इसका समावयवी लिखना है, इसमें 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन है। तो 4 कार्बन
9 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन है, इसका मतलब हुआ कि हमको क्या करना है कि इस स्ट्रक्चर में से एक हाइड्रोजन को निकालना है और ब्रोमीन को लगाना है। नहीं तो इस स्ट्रक्चर में आप कहां कहां से हाइड्रोजन हटा सकते हैं और कहां कहां ब्रोमीन लगा सकते हैं, ये आपको लिखना है। नहीं तो उसी के आधार पर आपका आइसोमर निकलेगा। मैंने क्या कहा, ये जो आपका नॉर्मल ब्यूटेन है, इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि कहां कहां से आप हाइड्रोजन हटा सकते हैं। तो हाइड्रोजन हम कहां कहां से हटा सकते हैं, एक अल्केन में जितना टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होता है उतने जगह से हम लोग हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। तो इसमें पहले टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन निकालो। नहीं कहां कहां से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, जहां जहां हाइड्रोजन हटाएंगे वहां वहां ब्रोमीन हम लगा सकते हैं। नहीं तो वहां वहां ब्रोमीन आपका लगेगा तो उतने आइसोमर इससे बनेंगे। फिर इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे और इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल के देखेंगे कहां कहां से हाइड्रोजन हटा सकते हैं, जहां जहां से हाइड्रोजन हटेगा वहां वहां ब्रोमीन को लगाएंगे। नहीं तो उतने अल्केन आपको उतने प्रोडक्ट आपको, उतने आइसोमर आपको इस आइसोब्यूटेन से बनेंगे। ध्यान रखना है। चलो बना के देखते हैं, देखा जाए। जैसे हम लोग देखें यहां से, तो मान लो हम लोगों को नॉर्मल ब्यूटेन में पहले खोजना है। तो आपको पता है कि ये है 1 डिग्री, ये है आपका 2 डिग्री, ये है आपका 2 डिग्री और ये है आपका 1 डिग्री। ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम है, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री जो है वो आपका सेम है। तो इसमें अगर देखें हम लोग, तो इसमें कोई पूछता है भाई कि इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कय गो है, तो इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आपको हैं 2। ध्यान रखना, ये दोनों मिला के एक टाइप और ये दोनों मिला के एक टाइप, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 2 गो हैं। तो इससे कय गो आइसोमर बनेगा, 2 गो आइसोमर बनेगा। तो इसलिए नंबर ऑफ आइसोमर कोई पूछता है भाई कि इसमें आइसोमर कय गो बनेगा, तो नंबर ऑफ आइसोमर बराबर कय गो बनेगा, 2 गो। नंबर ऑफ आइसोमर्स, इसमें आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब कौन कौन सा बनेगा, चलो। यानी कि एक बार हाइड्रोजन आप 1 डिग्री से हटा सकते हैं। अगर यहां से हाइड्रोजन हटा दीजिएगा भाई तो यहां से मत हटाइएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो एक बार हाइड्रोजन को यहां से हटाइए और ब्रोमीन यहां लगाइए, तो एक आइसोमर क्या बनेगा, पहला आइसोमर आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा भाई, तो वो बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर अब आ गया Br। देख लो भाई, यहाँ 3 हाइड्रोजन थे, अब यहाँ 2 हो गया, एक हाइड्रोजन हट गया, निकल गया कहीं नहीं, और एक हाइड्रोजन को हटा कर हम क्या लगा दिए, Br। नहीं तो एक ये आपका बन सकता है। अब इसका फॉर्मूला आप जब देखोगे तो इसमें कार्बन देख लो, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन गिन लो भाई, 3 2 5 2 7 2 9 और एगो ब्रोमीन। तो इसका फॉर्मूला आपको आ गया C4H9Br। ध्यान रखना है, थोड़ा साफ लिखा जाए, C4H9Br। तो C4H9Br सूत्र वाले यौगिकों के सभी समावयवियों को लिखें। तो C4H9Br को कितना अलग अलग स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, तो एक स्ट्रक्चर ये होगा C4H9Br का। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग क्या होगा, तो अगर दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग क्या देखेंगे, देखो तो अब हाइड्रोजन यहां से एक बार हटा दिए, अब एक बार इन दोनों में से किसी एक पर से, यानी यहां पर 2 हाइड्रोजन, हम इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो और यहीं पे ब्रोमीन को जोड़ दो, तो एक स्ट्रक्चर आपका ये बन सकता था, CH3 CH2 CH Br और सिंगल बॉन्ड यहां पर CH3, ये बनेगा। इसका भी फॉर्मूला गिन लो भाई, आपका फॉर्मूला यही आएगा C4H9Br। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, फॉर्मूला सेम है, तो समावयवी हम लोग को लिखना है। तो समावयवी का मतलब क्या होता है, वैसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो। अब यहाँ ब्रोमीन देख लो कहाँ लगा है और यहाँ ब्रोमीन देख लो कहाँ लगा है, तो दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन दोनों का फॉर्मूला क्या है, दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है। इसका मतलब ये दोनों दूसरे क्या है, समावयवी है। तो नॉर्मल ब्यूटेन से 2 समावयवी बनेंगे, क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन में टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, तो इसलिए नॉर्मल ब्यूटेन से समावयवी की संख्या कितनी बनेगी, 2। चलो अब यहां पर हम लोग आते हैं आइसोब्यूटेन में। तो आइसोब्यूटेन में देखो, ये कार्बन कितना डिग्री है भाई, 1 डिग्री, ये कार्बन कितना डिग्री, 1 डिग्री, ये कार्बन कितना डिग्री, 1 डिग्री, ये कार्बन कितना डिग्री, तो 3 डिग्री, ये सब पता है। अब ये 1 डिग्री भी 3 डिग्री जुड़ा है, ये 1 डिग्री भी 3 डिग्री से, ये 1 डिग्री भी 3 डिग्री से, तो ये और ये सेम हो गया, और ये जो है 3 डिग्री वाला ये अलग हो गया। तो इसमें कोई पूछता है कि बाबू इसमें बताओ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं,
नहीं, तो इसमें अगर हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें भी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 2 होंगे। तो इसलिए अगर कोई बोलता है भाई कि नंबर ऑफ आइसोमर यहाँ बताओ, तो नंबर ऑफ आइसोमर बता नहीं देंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइसोमर्स बराबर कितने आएंगे, 2 आएंगे। नहीं, अब हम लोग इसमें हाइड्रोजन एक बार यहाँ से हटाएंगे और ब्रोमीन को यहाँ लगा देंगे। एक बार हाइड्रोजन हम लोग यहाँ से हटाएंगे 3 डिग्री पर से और यहाँ ब्रोमीन लगा देंगे, तो इससे भी आपका 2 आइसोमर बनेगा। नहीं, तो इस दोनों आइसोमर को आप अपने से बना सकते हैं, इन दोनों आइसोमर को आप अपने से बना लीजिएगा। नहीं, क्या करना है, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटा के ब्रोमीन लगा देना है और एक बार 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन वहां लगा देना है, तो 2 स्ट्रक्चर वहां से आपको बन जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल आइसोमर हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं कि C4H9Br सूत्र वाले यौगिकों के सभी समअवयवियों को लिखें, तो आप लिख लीजिएगा इन दोनों का। नहीं, तो टोटल आइसोमर कितने आ जाएंगे, टोटल आइसोमर यानी टोटल समअवयवी, आइसोमर का हिंदी क्या होता है भाई, समअवयवी, तो टोटल आइसोमर कितने होंगे, 4। ध्यान रखना, नॉर्मल ब्यूटेन से 2 गो बनेगा और आइसोब्यूटेन से 2 गो बनेगा, तो टोटल आइसोमर कितना बनेगा, 4। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं, इन दोनों का हम आपके बनाने के लिए छोड़ दिए, इनको आप बना लेंगे। तो 2 आइसोमर हम बनाए, 2 आप बना लीजिएगा, आपको टोटल आइसोमर कितने आ जाएंगे, 4। देख लीजिए, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखा जाए। 10.7 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें लिख रहा है कि निम्नलिखित से 1 आइडोब्यूटेन प्राप्त करने की समीकरण दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित से 1 आइडोब्यूटेन प्राप्त करने की समीकरण दीजिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन समझ लीजिए भाई, आपको क्वेश्चन में कह रहा है, पहला दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे आंसर बनाना चाहते हैं। देखा जाए 1 ब्यूटेनॉल लिखा हुआ है। नहीं, तो 1 ब्यूटेनॉल से आप 1 आइडोब्यूटेन कैसे निकालेंगे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1 ब्यूटेनॉल, ये आपको लिख दिया हुआ है भाई। अब 1 ब्यूटेनॉल से, 1 ब्यूटेनॉल से आपको क्या बनाना है, 1 आइडोब्यूटेन। यही क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित से 1 आइडोब्यूटेन प्राप्त करने की समीकरण दीजिए। 1 आइडोब्यूटेन प्राप्त करने का समीकरण देना है भाई। ठीक है, यानी 1 आइडोब्यूटेन कैसे मिलेगा हमें, तो किससे मिलेगा, तो पहला दिया 1 ब्यूटेनॉल। अब 1 ब्यूटेनॉल से 1 आइडोब्यूटेन आप कैसे बनाइएगा, ये आपको पूछ रहा है, ध्यान रखना है। चलो भाई, तो हम लोग इसका आंसर बना के देखते हैं कि भाई 1 ब्यूटेनॉल से 1 आइडोब्यूटेन कैसे बनेगा। पहले देखते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, ऑल मतलब अल्कोहल, पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते। तो इसका स्ट्रक्चर आप जानते होगा, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो CH3 CH2 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 और यहां से आपको आ जाएगा OH। ये हो गया आपका 1 ब्यूटेनॉल। और इसी 1 ब्यूटेनॉल से आपको बनाना क्या है, तो 1 ब्यूटेनॉल से आपको बनाना है 1 आइडोब्यूटेन, यानी आपको बनाना है CH3 CH2 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 और I, ये बनाना है। देख लो, इसमें 1 2 3 4 कार्बन, तो आइडो और 4 कार्बन को ब्यूटेन, तो 1 आइडो ब्यूटेन। ठीक है, अब इससे ये आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाइएगा, चलिए तो हम लोग बनाते हैं, ध्यान समझिए। हम लोग को देखा जाए, अगर आपको ध्यान में हो, तो आइडो अल्केन, आइडो अल्केन बनाने के लिए ऐसे बेस्ट रिएक्शन माना जाता है, आइडो अल्केन बनाने के लिए आपको बेस्ट रिएक्शन माना जाता है फाइनकेल्स्टीन रिएक्शन। बेस्ट क्या माना जाता है, फाइनकेल्स्टीन रिएक्शन। तो आप चाहें तो इसको फाइनकेल्स्टीन रिएक्शन से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको फाइनकेल्स्टीन रिएक्शन से भी बना सकते हैं। चलो भाई, तो फाइनकेल्स्टीन रिएक्शन क्या था, तो फाइनकेल्स्टीन रिएक्शन में था कि हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। हेलो एल्केन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो आइडो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सोचो हेलो एल्केन का रिएक्शन कराते हैं, लेकिन यहां पर तो अल्कोहल दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे कि जो अल्कोहल हम लोग को दिया हुआ है, इस अल्कोहल को पहले हम बदल देंगे हेलो एल्केन में। चलो, तो इस अल्कोहल का रिएक्शन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो तो हम लोग क्या करें कि ये जो अल्कोहल हमको दिया, हम यहाँ लिख रहे हैं भाई CH3
CH2 3 हुआ और ये चौथा आ गया CH3 CH2 CH2 और OH, ये आपका आ गया। अब इसका रिएक्शन जो है वो क्या कीजिए, सबसे पहले आपकी इसका रिएक्शन आप HBr से कर दीजिए। नहीं, अब इसका रिएक्शन अगर आप HBr से कीजिएगा तो आपका क्या बनेगा भाई, ध्यान रखना है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग HBr से करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से H और यहाँ से आपका OH ये हट जाता है। नहीं, और ये जो Br आपको दिख रहा है ये Br इस कार्बन पर आकर लग जाता है, तो CH3 CH2 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 Br ये बन जाएगा आपका, ध्यान रखना है। प्रोडक्ट हम लोग का यहाँ से बनेगा CH3 CH2 CH2 फिर CH2 और यहाँ से आपका आ जाएगा Br, ये हो जाएगा। अब ये बन गया आपका हेलो एल्केन, ध्यान रखना है भाई। ये आपका क्या था, अल्कोहल, नहीं क्योंकि OH लगा है तो अल्कोहल है। ये आपका HBr से रिएक्शन कर दिए तो ये बन गया आपका ब्रोमोब्यूटेन, ये क्या बना आपका, ब्रोमोब्यूटेन बन गया। अब हम क्या करेंगे कि जो ब्रोमोब्यूटेन है इस ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन, इस ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन हम लोग ऊपर लिखते हैं, ध्यान रखना है भाई। तो इस ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन अब हम लोग क्या करेंगे, हेलोएल्केन हमारा बन गया, तो हेलोएल्केन का रिएक्शन क्या से करेंगे, NaI से, फाइन-कैल्स्टिन रिएक्शन NaI से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन के उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है, यही करना है। नहीं, अब क्या होगा इसमें, तो इसमें से होता क्या था, अब याद कीजिए, इसमें सोडियम हटाते हैं, यहाँ से ब्रोमीन को हटाते हैं, नहीं, और ये जो आयोडीन आपका बच गया वो आकर इस कार्बन पर लग जाएगा, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 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 और I। प्रोडक्ट आपका आ जाएगा यहाँ से CH3 CH2 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 और I, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, देख लीजिए CH3 CH2 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 और I, 4 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आयोडीन जो है वो आकर इस कार्बन पर लग गया और ब्रोमीन और सोडियम क्या हो गया आपका, अलग हो गया। तो यही आपको बनाना था, ध्यान रखना है, आपको क्या बनाना था, 1-आइडोब्यूटेन यानी CH3 CH2 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 और I। तो CH3 CH2 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 और I ये प्रोडक्ट आपका बन गया, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप इस प्रोडक्ट बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको जो दिया हुआ है 1 ब्यूटेनॉल से 1-आइडोब्यूटेन बनाना है तो वो एक स्टेप में नहीं बने, 2 स्टेप 3 स्टेप में बने, नहीं ऐसा रिएक्शन भी आता है। जैसे ये रिएक्शन आपका 2 स्टेप में हुआ, पहले हम लोग ब्यूटेनॉल का रिएक्शन HBr से किए, नहीं तो ब्रोमोब्यूटेन बना। अब ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन हम लोग NaI से किए इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तब हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है जो हमको चाहिए वो बना। ये जो रिएक्शन हम लोग कराए इस रिएक्शन क्या हम लोग कहते हैं, फाइन-कैल्स्टिन रिएक्शन, आप याद कर लीजिएगा, नहीं हम लोग पीछे पढ़ा चुके हैं। तो आइडो अल्केन बनाने के लिए इस रिएक्शन को बेस्ट रिएक्शन माना जाता है, ठीक है। तो हमको अल्कोहल से डायरेक्ट अगर हम चाहते तो इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते थे। देखो तो बहुत बच्चे के दिमाग में आता है कि सर ऐसे भी तो कर सकते थे, CH3 CH2 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 और OH, हमको दिया हुआ है 1 ब्यूटेनॉल तो 1 ब्यूटेनॉल लिख देते, 1 2 3 4 और OH। अब प्लस इसका रिएक्शन जैसे सर आप HBr से कीजिए वैसे ही हम लोग इसका रिएक्शन HI से कर देते। अगर इसका रिएक्शन सर देखिए तो HI से हम लोग कर दें, नहीं HI से अगर इसका रिएक्शन हम लोग कर दें तो क्या करना है, फिर वही करते जैसे सर H और OH को निकाले हैं, यहाँ भी H और OH को निकाल देते, नहीं और इस कार्बन और इस आयोडीन को आपस में जोड़ देते, तो देखो तो CH3 CH2 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 और I ये बन जाता। यानी यहाँ सर देखिए तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 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 और यहाँ से क्या बन गया भाई I, ठीक है। और प्लस में आपका H और OH मिलके जो क्या बनाते हैं H2 होते हैं, तो बाई प्रोडक्ट है। तो आपका मेन प्रोडक्ट देखो तो यहाँ पर सीधे बन गया, नहीं तो सर आप ऐसे ही क्यों नहीं बना दिए एक ही स्टेप में, क्या जरूरत है सर ये एक स्टेप ऐसे कीजिए फिर ये कीजिए फिर ये कीजिए, नहीं 3 स्टेप में करने का क्या जरूरत है। सवाल ये उठता है सर आप डायरेक्टली यहाँ पर ये जो अल्कोहल था उसका HI से रिएक्शन कर दीजिए, नहीं और आइडो अल्केन बना दीजिए। तो आप याद कीजिए हम कहे थे कि अल्कोहल और हाइड्रोजन आयोडाइड के बीच का रिएक्शन ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, काची का एग्जाम्पल होता है, ये आपका वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो जो वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं
वो रिएक्शन अनसेफ रिएक्शन होते हैं। ये रिएक्शन जो होते हैं वो अनसेफ रिएक्शन होते हैं। तो अनसेफ रिएक्शन जो होते हैं उसमें विस्फोट की संभावना होती है, एक्सप्लोजन की संभावना होती है। तो इसलिए अल्कोहल का रिएक्शन डायरेक्टली HI के साथ कराना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि ये अनसेफ रिएक्शन है, सुरक्षित रिएक्शन नहीं है। नहीं तो सुरक्षित रिएक्शन कौन है? तो जो ऊपर वाला हम लोग तरीका बताए ये सुरक्षित रिएक्शन है। तो इसलिए आप अगर इसको लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा, नीचे वाला भी लिखिएगा तो भी मार्क्स मिलेगा। नहीं, लेकिन इस रिएक्शन को अच्छा नहीं माना जाता है भाई, इसलिए आपको एग्जाम में आता है तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे ही बनाएं। नहीं, ऐसे बनाएंगे तो भी मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि रिएक्शन तो होता है लेकिन बुक में ऐसा लिखा रहता है कि ये रिएक्शन क्या है, अनसेफ रिएक्शन है। तो मेरे हिसाब से इसको इग्नोर कीजिएगा और इसको आप बनाइएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस रिएक्शन में। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन था कि 1 ब्यूटेनॉल से आप 1 आइडोब्यूटेन कैसे बनाओगे। 1 ब्यूटेनॉल से 1 आइडोब्यूटेन कैसे बनाओगे। तो 1 ब्यूटेनॉल से 1 आइडोब्यूटेन कैसे बनाएंगे उसी को मैंने यहाँ पर समझाया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आता है, ये बोल रहा है अब अगला में कि 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आइडोब्यूटेन कैसे बनाओगे। नहीं, तो ये तो बहुत इजी है, सीधे फाइन क्वेश्चन लगाने के बाद देखो हेलोएल्केन दे दिया है, 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आइडोब्यूटेन। देखते हैं, देखो तो 1 क्लोरोब्यूटेन, जो सेकंड नंबर आपको दिया है उसको हम लोग लिख रहे हैं। दिया हुआ है 1 क्लोरोब्यूटेन, वन क्लोरोब्यूटेन से आपको बनाना है 1 आइडोब्यूटेन। वन क्लोरोब्यूटेन से आपको बनाना है 1 आइडोब्यूटेन। बहुत सिंपल है। 1 क्लोरोब्यूटेन को आप लिखोगे तो क्या होगा, CH3 CH2 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 और Cl, ये बनेगा आपका। और यहां से आ जाए तो हम लोग का आ जाएगा 1 आइडोब्यूटेन, यानी आपको ये बनाना है CH3 CH2 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 और यहाँ से आपका I, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि इससे आप ये कैसे बनाओगे। तो सीधे फाइन थिंग, ये आपका क्या है, हेलोएल्केन। ये आपका क्या है भाई, हेलोएल्केन है। नहीं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं फाइन क्रिस्टल रिएक्शन में क्या भाई, कि हेलोएल्केन का रिएक्शन NaI से कराओ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड। यानी इस रिएक्शन को हमको अगर बनाना है, नहीं इससे ये बनाना है, तो हम सीधे लिखते, क्या लिखते भाई, इसी को हम उतार रहे हैं। देखो भाई, CH3 CH2 CH2 3 हुआ और ये 4 हुआ, CH2 और यहाँ पे आ गया आपका Cl। अब इसी का रिएक्शन आपको क्या से करना है, सॉरी एक मिनट, इसी का रिएक्शन आपको कर देना है प्लस NaI से। हाइनकेल्स्टीन रिएक्शन है भाई। नहीं, और यहाँ पर आपको तीर लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको तीर पर क्या लिखना है, एसीटोन। यही आपका फाइन क्रिस्टल रिएक्शन है। तो क्या करना है, आपको Na और Cl को अलग कर देना है, नहीं, और इस कार्बन को इस आयोडीन के साथ जोड़ देना है, आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। तो CH3 CH2 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 और I, देख लीजिए आपको जो चाहिए था वो यहाँ बन गया, CH3 CH2 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 और I, ये आपका बन जाएगा। अब प्लस में NaCl बनेगा, तो NaCl तो आपका बाई प्रोडक्ट है, NaCl आपका क्या है, बाई प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट यहाँ से बना सकते हैं। तो देख लो आपका, तो अगर आपको हेलोएल्केन दे दिया और उससे कोई आइडोएल्केन बनाने के लिए कहा, तब तो बनाना आसान है, सीधे फाइन क्रिस्टल रिएक्शन लगा दो भाई। नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे अल्कोहल दिया तो अल्कोहल को पहले हेलोएल्केन में बदलना पड़ रहा था, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे, और हेलोएल्केन का रिएक्शन तब सोडियम आयोडाइड से करा कर तब हम लोग को आइडोएल्केन बनाना पड़ रहा था। तो यहाँ पे बस आपको सिंपली इससे ये बनाना है, तो आपको इसको सिंपली उतार दो, इसका रिएक्शन NaI से करा दो, एसीटोन से कर दो, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो बन जाएगा। तो एक रिएक्शन आपका ये है जो आप इसको बना सकते हैं। चलो थोड़ा प्रीवियस पेज में हम लोग फिर से आते हैं। देखो तो हम लोगों को सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का हो गया।
अब आना है ब्यूट वन इन, ये दिया है ब्यूट वन इन से आपको वन आइडोब्यूटेन बनाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ब्यूट वन इन से वन आइडोब्यूटेन, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन से आपको बनाना है वन आइडोब्यूटेन। ब्यूट वन इन से आपको बनाना है वन आइडोब्यूटेन, ब्यूट वन इन से आपको बनाना है वन आइडोब्यूटेन। चलो भाई, तो ब्यूट वन इन आप समझते हो, ब्यूट वन इन का मतलब होता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका ब्यूट वन इन। और इसी ब्यूट वन इन से आपको बनाना है वन आइडोब्यूटेन। तो वन आइडोब्यूटेन भी आप समझते हो, CH3 CH2 CH2, तीन हो गया और एक चार, CH2 और यहाँ से आपका I, यही आपको बनाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अब इसको बनाने का तरीका सीखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। तो अल्कीन है ये, ब्यूट वन इन क्या है, इन लगा है यानी अल्कीन है। और अल्कीन से आपको हैलोअल्केन बनाना है भाई, नहीं अल्कीन से आपको हैलोअल्केन बनाना है। तो आप याद कीजिए, हम लोग पढ़ा चुके हैं आपको कि अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ, मार्कोनिकॉफ रूल याद कीजिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल याद कीजिए, ऐसा कोई रिएक्शन हम लोग पढ़ाए हैं अल्कीन के साथ। अल्कीन के साथ हैलोजन एसिड का रिएक्शन, अल्कीन के साथ हैलोजन एसिड का रिएक्शन, हम यहाँ पर हिंट कर रहे हैं क्या करना है हम लोग को। अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ, एल्कीन का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करवाना है। तो अल्कीन का रिएक्शन अगर हैलोजन एसिड से हम लोग करेंगे तो इस केस में आपका हैलोएल्केन बनता था, इस केस में आपका क्या बनता था, तो इस केस में आपका प्रोडक्ट जो था वो बनता था हैलोएल्केन, हैलोएल्केन। नहीं तो इसी रिएक्शन के मदद से हम लोग को बनाना होगा कि कैसे हम लोग बनाएंगे। चलो तो बना के देखते हैं। हम लोग को ब्यूट वन इन से वन आइडोब्यूटेन बनाना है। चलो हम लोग आते हैं थोड़ा सा, यहां से ध्यान देते हैं। देखो तो ब्यूट वन इन हम फिर से यहां लिख रहे हैं भाई, देखो तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा हो गया ब्यूट वन इन। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम लोग करते हैं सबसे पहले HBr के साथ। इसका रिएक्शन हम सबसे पहले करते हैं किसके साथ, HBr के साथ, ध्यान रखना है। तो अगर इसका रिएक्शन हम लोग HBr के साथ करें, और ये रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं भाई, देख लो कौन सी के प्रेजेंस में, परऑक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, परऑक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr पर लगता है, HI पर नहीं लागू होता है, ध्यान रखना है। तो परऑक्साइड के प्रेजेंस में हम अल्कीन का रिएक्शन HBr से कर रहे हैं। तो परऑक्साइड के प्रेजेंस में कौन सा रूल लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, AM रूल हम पढ़ा चुके हैं, आप ध्यान से देखिएगा उसको। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें होता क्या है कि आपका जो HBr है, इसमें आपका होता क्या है कि आपका जो HBr दिया गया है ये आपका टूटता है H+ और Br- में, H+ और Br- में। अब हम लोग को बताया जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के केस में कि H+ को हम लोग को बताया गया कि H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ते हैं, H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ते हैं जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो एंटी मार्कोनिकॉफ में। अब वही अगर मार्कोनिकॉफ होता तो H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ते जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। ठीक है, तो यहां पर देखना है डबल बॉन्डेड कार्बन खोजते पहले इसमें, यहाँ पर ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब इस पर हाइड्रोजन 2 है और इस पर हाइड्रोजन 1 है, तो इस पर हाइड्रोजन कम है, तो जिस पर हाइड्रोजन कम होगा H+ का अटैक उसी कार्बन पर होगा, तो H+ जुड़ेगा इस कार्बन पर। और वही जो Br- है, ये Br- जो है वो उसके बगल वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा, तो इस तरह से ये जुड़ जाएगा। तो आप जब प्रोडक्ट लिखिएगा तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा भाई CH3 CH2 CH3 CH2,
अब यहाँ पे आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर बनेगा आपका Br। ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, देख लो CH3 CH2 इस पर CH2, इस पर एक एच था, एक और एच जुड़ गया तो CH2 वहां पर लिखे होंगे हम। अब फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है और यहाँ आ जाएगा CH2 और उसे क्या जुड़ जाएगा Br। तो CH2 Br ये आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन गया। अब हमको ये प्रोडक्ट बन गया, लेकिन हमको तो यहाँ पर ब्रोमीन के जगह पर क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। ये हमारा क्या बना, ब्रोमोब्यूटेन बन गया, यानी हैलोअल्केन बन गया। चलो भाई, तो हैलोअल्केन बन गया तो अच्छा ही है ना। हैलोअल्केन से अगर हमको आइडोअल्केन बनाना है तो फाइनकल्स्टीन रिएक्शन फिर से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो अब हम इसका रिएक्शन हम लोग क्या करें भाई, तो इसका रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं किसके द्वारा, NaI से। इसका रिएक्शन हम लोग कर दें NaI से, किसके प्रेजेंस में, तो एसीटोन के प्रेजेंस में। रिएक्शन देखिएगा, हम लोग फाइन क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। क्या करना होगा, तो यहाँ से आपको ब्रोमीन को हटाना है, यहाँ से आपको सोडियम को हटाना है, तो Na और Br हट जाएगा और इस आयोडीन को इस कार्बन के साथ लगा देना है। तो प्रोडक्ट आपका यहाँ से बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 3 हो गया, और यहाँ पर CH2 और यहाँ से आप क्या लगाते I। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाता। तो यही आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, यही आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया, हमको जो चाहिए वो हमारा बन गया। देख लीजिए भाई, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, सिंपल सा है। नहीं, अब बहुत बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है कि सर ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि सर इसको हम लोग ऐसे बना लेते, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना लेते CH3 CH2। देखो भाई, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ऐसे ही आपको बनाना है। लेकिन दिमाग में अगर क्या गलत आता है वो देखते हैं। CH3 CH2, यहाँ पर CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका CH2 दिया हुआ है। नहीं तो सर इसका रिएक्शन डायरेक्टली HI से कर दीजिए, नहीं HI से कर दीजिए और यहाँ पर आप लगा दीजिए सर तीर पर पेरोक्साइड लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर सर HI जो है उस HI को तोड़ दीजिए H+ और I- में। नहीं तो इस H+ को उठा के सर हम लोग इस पे जोड़ देते। कैसे जोड़े हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सर यहाँ लगाते, यहाँ पर कौन सा रूल लगाते, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सर हम लोग यहाँ पे लगा लेते। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ते हैं, इस पे हाइड्रोजन संख्या कम होते इस पे जोड़ देते, और I- को उठा के हम लोग इस पर जोड़ देते, तो हम लोग का प्रोडक्ट ऐसा बन जाता। नहीं, जो हम लोग को प्रोडक्ट चाहिए वो यही प्रोडक्ट आपका बन जाता। ध्यान रखना, यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमको चाहिए वो ये यही प्रोडक्ट हम लोग का बन जाता, ठीक है। तो इस मेथड से भी तो सर हम लोग बना सकते हैं। कोई लड़का बोल सकता है नहीं कि सर इससे भी तो हम लोग का डायरेक्टिव बन गया, आपको इतना स्टेप करने की क्या जरूरत था। तो ध्यान रखना है कि ये तरीका क्या है, गलत है। नहीं, एक मिनट, आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो तरीका है आपका, ये तरीका क्या है भाई, तो गलत तरीका है। अब ये तरीका जो है वो गलत क्यों है, सवाल ये उठता है कि ये तरीका गलत क्यों है। तो हम बता चुके हैं कि जो पेरोक्साइड का इफेक्ट होता है, पेरोक्साइड का इफेक्ट वो सिर्फ HBr पर लगता है, HI पर नहीं लगता है। यहाँ पेरोक्साइड रहेगा भी तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लागू नहीं होगा, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल ही लागू होगा, एम रूल ही लागू होगा, मार्कोनिकॉफ रूल, एम रूल। तो उस हिसाब से अगर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आप लिखिएगा, नहीं तो आपको जो हाइड्रोजन जो हम इस पर जोड़े हैं वो हाइड्रोजन इस पर जोड़ना क्या है, गलत है। ये जो हम आयोडीन को इस पर जोड़े हैं ये जोड़ना क्या है, गलत है। ध्यान रखना है, इस रिएक्शन में आपका जो हाइड्रोजन होता है वो जुड़ता है इस कार्बन पर और आयोडीन जुड़ेगा आपको इस कार्बन पर। यानी इसका प्रोडक्ट अगर आप बनाइएगा, इस रिएक्शन का अगर आप प्रोडक्ट बनाइएगा भाई, तो आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा। ध्यान रखिएगा, आपको प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH और यहाँ पर आपका आयोडीन जुड़ेगा और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आपका CH3 आ जाएगा। तो ये आपका सही प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन अगर इनके बीच में रिएक्शन कराइएगा, इस अल्कीन और HI के बीच में पेरोक्साइड भी रखिएगा तो भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा और प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। नहीं तो क्या हम लोगों को इसका नाम क्या होगा, 2-आइडोब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा
2-आइडोब्यूटेन। तो हम लोगों को क्या 2-आइडोब्यूटेन बनाना है? हम लोग को 2-आइडोब्यूटेन नहीं बनाना है, हम लोग को 1-आइडोब्यूटेन बनाना है। यानी कि आयोडीन जो है वो 1 नंबर कार्बन पर लगा होना चाहिए, 2 नंबर कार्बन पर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको 1-आइडोब्यूटेन बनाना था, 2-आइडोब्यूटेन नहीं बनाना था। इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन का उपयोग नहीं करेंगे। हम लोग को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ये नहीं चाहिए, हमको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ये चाहिए जिसका नाम है 1-आइडोब्यूटेन। इसका नाम क्या है? 1-आइडो, इधर से लिखे हम लोग थोड़ा सा, 1-आइडो ब्यूटेन। तो आपको 1-आइडोब्यूटेन बनाना है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपका कैसे बनेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप इसको समझे होंगे। ठीक है, नहीं तो आपको अगर 1-आइडोब्यूटेन बनाना है, किससे भाई? ब्यूटीन से। तो आपको इसी मेथड से बनाना होगा। नहीं, इस मेथड से अगर आप बनाइएगा ये वाला प्रोडक्ट तो बनाना गलत है। आपको इस मेथड से जैसे ही आप यहाँ पे बनाइएगा, जैसे ही इनका रिएक्शन कीजिएगा आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। तो आपको 2-आइडोब्यूटेन बनाने के लिए ये रिएक्शन सही है, 2-आइडोब्यूटेन बनाने के लिए रिएक्शन सही है। लेकिन 1-आइडोब्यूटेन बनाने के लिए अगर आप ऐसे बनाते हैं तो गलत है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं तो गलत है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं तो सही है। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन है भाई, देखा जाए। अगला क्वेश्चन यहां से कह रहा है कि उभदंती नाभिक रागी क्या होते हैं, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। ये क्वेश्चन आपका है, आपको अपने से लिखना है। उभदंती नाभिक रागी यानी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, परिभाषा और एग्जाम्पल दोनों आपके नोट्स में दिया हुआ है। उभदंती नाभिक रागी किसे कहते हैं तो बताया गया है। वैसे नाभिक रागी जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, यानी 2 डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक समय पर एक ही एटम डोनर की तरह कार्य करता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उभदंती नाभिक रागी कहते हैं। उभदंती नाभिक रागी का 2 एग्जाम्पल आपको बताया गया है, NO2- और CN-, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं, एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं। आपको समझाया गया है, उस वीडियो को देखिए और देख के आप यहाँ पर समझा के उसका आंसर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोग को देखा जाए तो यहाँ से बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक युगलों में से कौन सा यौगिक OH- के साथ SN2 अभिक्रिया में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा? यही क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। चलो तो हम लोग को देखा जाए, यहाँ पर SN2 आपको लिया गया है, SN2, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के रूप में क्या लिया गया है? OH-। चलो समझते हैं क्या ये कह रहा है। ये हम लोग कह रहा है क्या कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है CH3Br और CH3I, हम उसी को लिख रहे हैं, पहला वाला लिख रहे हैं CH3Br ये लिखा हुआ है और CH3I लिखा हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। अब यहां से न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका? तो OH-। अब आपको बताना है कि ये OH- जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस पर फास्ट अटैक करेगा कि इस पर फास्ट अटैक करेगा। इन दोनों में से किस पर ये फास्टली अटैक करेगा, यानी किसके साथ अभिक्रिया पहले करेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। नहीं, आपको यहां से OH- इन दोनों में से किसके साथ तेजी के साथ अभिक्रिया करेगा, वही क्वेश्चन है। पढ़ लीजिए फिर से। निम्नलिखित प्रत्येक युगलों में से कौन सा यौगिक, निम्नलिखित प्रत्येक युगलों में से, ये 2 युगल दिए हुए हैं, 2 को युगल कहते हैं, युग्म जोड़ी है उसी को हम लोग युग्म कहते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रत्येक युगलों में से कौन सा यौगिक OH- के साथ SN2 अभिक्रिया में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा? नहीं, तो ये 2 युगल हैं CH3Br और CH3I। अब इन दोनों में से इस न्यूक्लियोफाइल से कौन तीव्रता के साथ अभिक्रिया करेगा? तो कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं पहले, अगर आपको याद हो तो, लेकिन याद तो रहता नहीं है आपको, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन है और यहाँ पे कार्बन और आयोडीन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है हम लोगों को यहाँ पर कि कार्बन और ब्रोमीन के बीच का ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड छोटा होता है, ये बॉन्ड आपका छोटा होता है, और ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड आपका बड़ा होता है। ध्यान रखना, ये छोटा बॉन्ड है भाई, छोटा बॉन्ड लिख दिए, और ये आपका क्या है? बड़ा बॉन्ड है भाई। नहीं, तो ये छोटा बॉन्ड क्यों है? क्योंकि कार्बन तो इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन इसमें भी है, अलग क्या है? तो ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमीन के पास ऑर्बिट कम होता है,
नहीं, ब्रोमीन के पास 4 ही ऑर्बिट होता है और आयोडीन के पास 5 ऑर्बिट होता है। तो इसके पास कक्षों की संख्या ज्यादा है, इसके पास कक्षों की संख्या कम है। तो ये परमाणु छोटा है, ये परमाणु बड़ा है, तो बड़े परमाणु बड़ा बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बॉन्ड बड़ा है। तो जो बड़ा बॉन्ड होता है वो कमजोर बॉन्ड होता है। जो बड़ा बॉन्ड होता है वो क्या होता है भाई? कमजोर बॉन्ड। तो ये बॉन्ड आपका कमजोर होगा, ध्यान रखना है। ये छोटा बॉन्ड है तो इसके सापेक्ष में यह बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होगा। यह आपका मजबूत बॉन्ड होगा, ध्यान रखना, इसके सापेक्ष में ये बॉन्ड क्या होगा? मजबूत होगा। तो बताइए कि OH माइनस जो है, नहीं, पहले कमजोर बॉन्ड वाले पर अटैक करेगा कि पहले मजबूत बॉन्ड वाले पर अटैक करेगा? तो OH माइनस पहले कमजोर बॉन्ड वाले पर अटैक करेगा। नहीं, OH माइनस पहले कहाँ अटैक करेगा? तो कमजोर बॉन्ड वाले पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर हम लोग से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? CH3I OH माइनस के साथ पहले अभिक्रिया करेगा। नहीं, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि CH3I OH माइनस के साथ पहले अभिक्रिया करेगा। OH माइनस के साथ पहले अभिक्रिया करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि इसके आबंध की लंबाई ज्यादा है। क्योंकि इसके आबंध की लंबाई ज्यादा है। क्योंकि इसके आबंध की लंबाई ज्यादा है, इसलिए यह आसानी से टूट जाता है। इसलिए यह आसानी से टूट जाता है। ध्यान रखना है। चलो, तो पहला क्वेश्चन तो बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। CH3 का होल 3 CCl अथवा CH3Cl। चलो भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग बना के देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है CH3। देखो तो इसको फिगर हम बनाते हैं। तो CH3, C पर एक और CH3 और C पर एक और CH3 और यहाँ पर आपको दिया हुआ है Cl। तो एक कार्बन है और उस एक कार्बन पर 3 गो मिथाइल है और फिर एक क्लोरीन है। एक कार्बन पर 3 गो मिथाइल है और फिर क्लोरीन है। और एक आपको दिया है CH3Cl, एक आपको दिया है CH3Cl। अब इन दोनों में बताना है कि OH माइनस के साथ जल्दी अभिक्रिया कौन करेगा। OH माइनस के साथ ये जल्दी अभिक्रिया करेगा कि ये जल्दी अभिक्रिया करेगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? SN2 अभिक्रिया लिखा है। तो SN2 अभिक्रिया में हम पढ़ा चुके हैं कि SN2 अभिक्रिया में मिथाइलिक कार्बन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कार्बन पर बैक से अटैक करता है। कार्बन पर बैक से अटैक करता है। तो यह अटैक दिखाना गलत है। नहीं, क्यों गलत है भाई? क्योंकि ये OH माइनस इस कार्बन पर जल्दी अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बैक साइड अटैक क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इस कार्बन पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। इस कार्बन पर भीड़ भाड़ क्या है? बहुत ज्यादा है। तो अगर इस कार्बन पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है तो ये OH माइनस इस पर अटैक आसानी से नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस पर अटैक करना मुश्किल है, लेकिन इस पर अटैक करना क्या है? आसान है। ध्यान रखना है। तो अगर इन दोनों में कोई पूछता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो अगर ये हमारा A है और ये हमारा B है, तो इस केस में B जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और A जो होगा वो कम रिएक्टिव होगा। ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 रिएक्शन में जहां पर भीड़ भाड़, जिस कार्बन पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है वहां पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं करता है। जहां पर भीड़ भाड़ कम होती है न्यूक्लियोफाइल वहीं पर आसानी से अटैक करता है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है? दोनों मैंने आपको समझा दिया, आसान क्वेश्चन था ये। अगले पॉइंट पे आते हैं, देखा जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, देखें तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित हैलाइडों के एथेनॉल में सोडियम हाइड्रासाइड द्वारा बीहाइड्रो हैलोजन के फलस्वरूप बनने वाली सभी एल्कीनों की संरचना लिखिए। इसमें से मुख्य अल्कीन कौन सी होगी? कुछ समझ में आया? क्या क्या लिखा हुआ है? कुछ समझ में आया?
तो समझ में नहीं आया होगा, मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में नहीं आया होगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का मेन पॉइंट समझिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वी हाइड्रोहेलोजनन। वी हाइड्रोहेलोजनन, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम लिख रहे हैं वी हाइड्रो हेलोजनन वी हाइड्रोहेलोजनेस नहीं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब चलो यहां पर जब भी वी लगता है तो वी, जैसे यहां पर डी लगा है, वी की जगह पर क्या लगा है डी, तो याद रहे कि वी का मतलब होता है हटाना। वी का मतलब याद रखना है, जब भी वी कहीं वर्ड लग जाए केमिस्ट्री में तो इसका मतलब होता है हटाना। क्या चीज हटाना है? हाइड्रो। तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हटाना है किसको भाई? हाइड्रोजन को। और हेलोजन यानी कि हटाना है हाइड्रोजन और हेलोजन को। ठीक है, तो जैसे ही आपको दिया जाए वी हाइड्रोहेलोजनन, तो इसका मतलब वी का मतलब हटाना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजन का मतलब तो हेलोजन होता है भाई। नहीं, यानी हटाने वाले अभिक्रिया को, हटाने वाले अभिक्रिया को वी हाइड्रोहेलोजनन कहते हैं। नहीं तो हटाने वाला अभिक्रिया जो है, हटाने वाला अभिक्रिया अगर देखा जाए, हम यहाँ पर ऐसी रफ लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हटाने वाला अगर हम लोग अभिक्रिया लिखते हैं तो हटाने वाले अभिक्रिया का तो मतलब होता है निराकरण अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। निराकरण अभिक्रिया है ये। नहीं, और निराकरण अभिक्रिया में आपका जो प्रोडक्ट बनता है, आपका जो प्रोडक्ट बनता है भाई, यानी उत्पाद जो बनता है, वो उत्पाद निराकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? अल्कीन बनता है। आप याद कीजिए, तो निराकरण अभिक्रिया में आपका जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद क्या बनता है? अल्कीन बनता है। ठीक है, तो वही बात हम लोग बोल रहे हैं, वी हाइड्रोहेलोजन का मतलब, वी मतलब हटाना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन, यानी हटाना है, निकाल के फेंक देना है। नहीं तो हटाने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं भाई? तो हटाने वाले अभिक्रिया को कहते हैं निराकरण अभिक्रिया। तो निराकरण अभिक्रिया में आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? तो अल्कीन बनता है। अब निराकरण अभिक्रिया को थोड़ा सा याद करें तो निराकरण अभिक्रिया में क्या होता था, आप याद कीजिए। तो निराकरण अभिक्रिया में हम लोग क्या करते थे? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन मानते थे, अल्फा कार्बन से जुड़े कार्बन को बीटा कार्बन मानते थे। नहीं, और हम लोग करते क्या थे? अल्फा कार्बन से हेलोजन को हटाते थे, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते थे, और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड लगाते थे। नहीं तो आपका मुख्य उत्पाद क्या बनता था? अल्कीन बनता था। ये बताया गया था। फिर ये भी बताया गया था आपको निराकरण अभिक्रिया में, आपको ये भी बताया गया था कि अगर एक ही कार्बन चेन में दो बीटा कार्बन आ जाए तो उस केस में आपका दो गो अल्कीन बनेगा, उस केस में आपका दो अल्कीन बनेगा। लेकिन उस अल्कीन में कौन सा अल्कीन आपका मुख्य उत्पाद होगा ये भी आपको बताया गया था सेटजेफ रूल के हिसाब से। ठीक है, तो सेटजेफ रूल कहता था कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, उससे बना अल्कीन ज्यादा अस्थायी होता है। ठीक है, तो ये सब हम बता चुके हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। अब हम एक प्रोडक्ट आपको बना के दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, पहला वाला हम लिखते हैं। ठीक है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये आपका बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब 1 पे ब्रोमीन, हम इसी को 1 मान लेते हैं, 1 पोजीशन यहीं पर आपका 1 हो गया, ये 1 पे ब्रोमीन, और 1 पर ही क्या है? मिथाइल। ठीक है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब चलो इसमें तुम ध्यान से देखोगे भाई तो तुमको क्या दिखाई देगा कि यहां पर एक कार्बन है। नहीं तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहां भी कार्बन है, इस पर कई गो हाइड्रोजन होगा? तो 2 गो हाइड्रोजन होगा। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? बीटा कार्बन कहेंगे, क्योंकि अल्फा कार्बन जुड़ा है भाई, अल्फा कार्बन से इधर भी जुड़ा हुआ है, इस पर भी 2 गो हाइड्रोजन होगा। नहीं, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? तो ये भी आपका बीटा कार्बन कहलाएगा। तो इसमें बीटा कार्बन कई गो है? एगो।
2 गो 3 गो। लेकिन ध्यान रखना है कि ये वाला बीटा कार्बन और ये वाला बीटा कार्बन दोनों क्या है, सेम है। ये दोनों बीटा कार्बन क्या है, सेम है। अब ये बीटा कार्बन क्या है, अलग है। तो हमको देखना है कि यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि बीटा कार्बन 2 तरह के हैं। एक बीटा कार्बन यहाँ पर है और ये दोनों तो सेम टाइप का है, तो एक बीटा कार्बन यहाँ पर है। चलो अब हम लोग बना के देखते हैं। यहां से अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो क्या हम लोग का बनेगा, समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो हम एक बार इस अल्फा कार्बन से ब्रोमीन को हटाएंगे और इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। यानी एक प्रोडक्ट आपका ऐसा बनेगा, एक अल्कीन जो बनेगा वो आपका वो ऐसा बनेगा। ये हो गया आपका, नहीं, और यहाँ पर आ जाएगा आपको डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा आपको CH2। ठीक है, आपको अल्फा कार्बन से ब्रोमीन को हटाना है और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा देना है। अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आपको अल्फा कार्बन से, अब इस अल्फा कार्बन से ब्रोमीन को हटाइए और इस बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाइए। इस अल्फा कार्बन से ब्रोमीन को हटाइए और इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाइए और अल्फा बीटा में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाइए। यानी एक प्रोडक्ट आपका ये बन सकता है। एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। तो 2 अल्कीन आपको यहां से बनेंगे, 2 अल्कीन आपको यहां से बनेंगे। अब इन दोनों अल्कीनों में सेटजेप के अनुसार मेन प्रोडक्ट कौन होगा, तो देखो इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन कितने थे, 2, इस पर कितना था, 3। तो सेटजेप साहब कहते हैं कि उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन संख्या क्या हो, कम हो, तो इससे बना हुआ अल्कीन ज्यादा अस्थायी होगा। यानी ये जो अल्कीन होगा ये आपका मेन प्रोडक्ट होगा, मुख्य उत्पाद होगा, मेन प्रोडक्ट यही होगा आपका, मुख्य उत्पाद आपका यही होगा। तो इस तरह से आपको इसको बनाना था। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने बना दिया, दूसरा और तीसरा आपको बनाना है। यानी इसमें भी आपको अल्कीन बनाना है, इससे भी आपको अल्कीन बनाना है। ये दोनों आप पहले अपने से ट्राई करेंगे, तब हमसे फिर आप पूछेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, सेम टाइप का बनेगा। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं। अगले क्लास में फिर हम लोग क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, रिएक्शन प्लीज ठीक से पूरा रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस जो बनाए हैं उनको ठीक से पढ़िए, कहीं भी दिक्कत होता है जरूर पूछिए फिर से हमसे, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।